नमस्कार, मैं हूं आपका अपना उत्तर का पुत्र काव्य और आज बैठा हूं समाचार इंडिया के स्टूडियोज में। सर, आपसे सबसे पहला एक सवाल है कि आपने जन्म तो पहाड़ में लिया है लेकिन नाम आपने दुनिया में कर लिया है सर। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये बहुत अच्छी बात है सर, बहुत ही बढ़िया बात है सर। बहुत शुक्रिया। मैं ये मानता हूं कि जैसे पहाड़ से पानी निकलता है, वो बहता हुआ पूरी दुनिया में इधर उधर समंदर तक कई लोगों को तृप्त करता हुआ जाता है। तो आई थिंक वो जो पानी का कर्ज लोगों के ऊपर था, मैं उन जगहों पे जाके कुछ कुछ उस उधारी को वापस लेके कुछ कुछ सीख के आ गया। मैंने कहा उधार किसी का नहीं रखना है। बिल्कुल। तो जो पानी गया, पानी तो मुफ्त में गया, लेकिन मैं उन शहरों से कुछ कुछ सीख के आ गया और जहाँ जहाँ कुछ कुछ सीखा तो लोगों ने पसंद किया, तो शायद इसीलिए थोड़ा बहुत जो नाम हो गया। अच्छा, सोशल मीडिया पर आपका एक चैनल है उत्तर का पुत्र, आपने एक नाम दिया, तो ये नाम आया कहाँ से आपको जहन में आया कि ये नाम दिया जाना चाहिए यूट्यूब चैनल का? मेरा ख्याल है सबसे पहली दफ़ा ये नाम मेरे को कलकत्ता में आया था। मैं ईस्ट में था उस वक्त, 1 साल के लिए गया हुआ था और हमारे एक साउंड इंजीनियर थे रिजू डे, मैं उनसे कुछ बात कर रहा था। तो बात करते करते मेरे को, क्योंकि पहाड़ों की नॉर्थ की बड़ी याद आ रही थी और मुझे अच्छे से ध्यान है मोहित चौहान की एक फिल्म आई थी, रणबीर की फिल्म थी और मोहित ने उसमें एक गाना गाया था, वो मेरे ख्याल से टंग 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 टैं, वो तमाशा के अंदर। तो मैं ऐसी कुछ जिक्र कर रहा था और करते हुए फिर मैंने कहा यार, मोहित चौहान हिमाचल से हैं और इनका एक बड़ा अच्छा माए नी मेरी करके गाना है, आप सुनिएगा। तो एक व्यक्ति ने मेरे को फ़ोन किया स्टेशन पे और उसने कहा कि अरे सर, मैं भी धर्मशाला हिमाचल से हूँ और आपने कलकत्ता में पहाड़ों की याद दिला दी। तो उस दिन अनायास ही जो है ना, एक शब्द निकला, उत्तर का पुत्र। यहाँ से आपका है, ये इतना बड़ा नाम हो गया सर, सोच भी नहीं सकते। जो अगला सवाल जो मेरा आपसे है, आपके चैनल पे पहला वीडियो अपलोड किया गया, वो राघव जियाल जो स्टार है आज के वक्त का, आपकी और जियाल की जो दोस्ती वो कैसी है सर? दोस्ती अब उसको कैसे कहूँ मैं, मतलब एग्जैक्टली हम कोई बचपन के दोस्त नहीं हैं। वो दोस्त हैं डेफिनेटली, अभी बातचीत होती है हमारी, वो भी चीज़ों में बिजी रहते हैं, मैं भी बिजी रहता हूँ। तो उनके घर में सब लोग जानते हैं, उनका छोटा भाई यशस्वी, हम लोग मिलते रहते हैं, कभी कभार मुलाकात होती है। राघव बहुत प्यार करता है, मैं देहरादून आके ही जाना है एक्चुअली, मतलब मैं उसको जानता था। वो शायद बॉम्बे में बहुत सारे लोग जो पहाड़ के हैं वो लोग टैग करते होंगे उसको, तो उसने तब मेरे को देखना शुरू किया और जब वो मेरे पास पहली दफ़ा हमारी मुलाकात हुई तो वो बड़ा खुश था। और अच्छी चीज़ ये है राघव को लेके कि जो भी पहाड़ का व्यक्ति कुछ अच्छा कर रहा होता है या कुछ करने की कोशिश करता है तो राघव उसको बहुत सपोर्ट करता है। तो आई थिंक राघव और मेरा भी वैसा ही कुछ है, जब उसकी फिल्म आती है तो मैं थोड़ा बहुत अपनी तरफ से सपोर्ट कर देता हूँ, जब मेरा कुछ होता है तो राघव अपनी तरफ से। तो आई थिंक एक हम दोनों का आपस में कुछ इस तरह का है। सर, आपका एक नाम है पूरे उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के भी लोग बहुत देखते हैं आपको, मैं एक पोस्ट दिखाऊंगा आपको। लेकिन आप, एक सवाल कर रहा हूं आपसे कि जो आरजे बनना था आपको, अगर आप बॉलीवुड एक्टर बनते तो कैसा रहता सर? नहीं यार, मैं कहाँ बनता बॉलीवुड एक्टर, ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली, कभी सोचा नहीं उस तरफ। और हालांकि कुछ दिनों पहले अभी जो ONM के साउथ एशिया हेड थे सुनाल डबराल, जो उत्तराखंड के ही हैं, बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हेड करते थे, तो उन्होंने भी कहा कि तुम्हारी, एक तो उन्होंने आवाज़ की तारीफ़ करी, दूसरी बात बोले कि यार तुम्हें तो एक्टिंग में आना चाहिए। और लास्ट ईयर की बात है, यहाँ विशाल भारद्वाज आए थे, तो विशाल दादा का जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इंटरव्यू मैं आज भी पोस्ट नहीं कर पाया, कुछ आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उस टाइम मेरे को कहीं जाना था और फिर वो मेरे दिमाग से स्किप हो गया। मैंने सोचा उनका जब बर्थडे वगैरह होगा तब मैं पोस्ट करूंगा। तो रेखा भारद्वाज जी का तो मैंने कर दिया था जी। तो जिस तरह आज आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं उनसे कर रहा था और जब पूरी बातचीत खत्म हुई, हम उठने लगे और वो अपना माइक हटाते हुए उन्होंने बोला कि अरे भाई, फिल्मों में आने का कुछ इरादा नहीं है क्या? आवाज आपका चेहरा भी अच्छा है उस हिसाब से। उस तरह से उन्होंने कुछ बोला तो मेरे को पहली दफा उस दिन लगा, मैंने कहा ऐसा कुछ है क्या अपने बारे में, अपने को मालूम ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका चेहरा वैसा दिखता है और आपकी जो आवाज़, बुलंद आवाज़ है आपकी और खूबसूरत, आपको लोग सुनते हैं। हमें भी बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि बात कराइएगा, पर आज मेरे से ज्यादा मुझे लग रहा है आपकी बुलंद आवाज। अच्छा, एक आपके YouTube चैनल पर एक गाना लॉन्च किया गया BK सावंत जी का, घर आजा, वो कैसे क्रिएट हुआ और कैसे आपने वो लॉन्चिंग की, कैसे दिमाग में आया वो चीज़ करना चाहिए आप लोगों को? वो हुआ तो उन्हीं के चैनल पे लॉन्च है, लेकिन हाँ हम लोग उसमें साथ में थे। हुआ ये था कि जब BK सावंत जी का थलकी बाजार करके गाना आया था 2 साल पहले तकरीबन,
तो मैंने वो देखा, कहीं पे मुझे दिखाई दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करी थी कि जहाँ आजकल ज़्यादातर गाने क्लब्स और इनमें शूट होते हैं, ये हमारे पहाड़ का एक गाना है। और पहाड़ की खूबसूरती ये है कि आप जिस सड़क पे निकल जाएं, नेचुरल ऊपर वाले ने लोकेशन दे रखी है। बिल्कुल। तो इस तरह से मैंने कुछ शेयर किया, तो आई थिंक उनके कुछ जानने वालों ने उन तक पहुंचाई, फिर हमारी बातचीत हुई। और जब फिर वो तू ए जाओ पहाड़ करके गाना ला रहे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या हम साथ में कोलैबोरेट करें। बिल्कुल। तो हमने कोलैबोरेट किया और वो लोगों को बड़ा पसंद आया। सर यकीन नहीं होगा आपको, गढ़वाल के लोग तो जानते ही है उस भाषा को, लेकिन जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के लोग भी उसको इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। और ख़ासकर आपका इसमें बहुत सारा प्यार रहा इस गाने में, और उसके साथ साथ हम सब लोग सुनते हैं, क्योंकि हालांकि हमारे से गढ़वाली नहीं आती, फिर भी हम इस गाने को सुनते हैं। आरजे काव्या का जो जन्म हुआ है वो आपको पता ही है बागेश्वर में हुआ है, लेकिन उन्होंने जहाँ जहाँ एक शुरुआत की है, जोधपुर में, कोलकाता में आप रहे, कानपुर में भी आपने काम किया, दिल्ली में किया, जयपुर में किया है, और वापस आपका देहरादून, ये कैसे हुआ? क्योंकि जब आप कहीं पर भी ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि यहाँ पर आपको देहरादून में आपको जॉब नहीं मिलेगा, आप हमारी कंपनी को आपको दिल्ली में ही आना पड़ेगा। तो ये देहरादून में वापस कैसे हो पाया? मुझे लगता है ये जिसको कहते हैं ना, पितरों का आशीर्वाद और ऊपर वाले का बुलावा था जी। अदरवाइज ऐसा होता नहीं, क्योंकि आप देखिए मैं जोधपुर से शुरुआत करा, फिर कानपुर, जयपुर, कलकत्ता, दिल्ली। स्पेशली जब आप बैठे रहते हो इतने बड़े शहरों में, तो आपको भी लगता है कि ठीक ही चल रहा है, क्यों छोटी जगहों पे इस तरह से, और अपॉर्चुनिटीज का इशू होता ही है। लेकिन उस वक्त शायद वो ऊपर वाले का बुलावा था। और मैं एक दफ़ा पहले भी किसी को शेयर कर रहा था कि आज से 12 साल पहले मैं जब जोधपुर में पहली दफ़ा गया, किसी ने मुझसे पूछा था कि अच्छा लाइफ में क्या करना है, तो मैंने मतलब आई थिंक पहली जॉब थी, बड़बोलेपन में शायद बोल दिया होगा, मैंने कहा कि 6 महीने ये करूंगा, फिर ये करूंगा, 2 साल बाद ये करूंगा, 5 साल बाद ये, और 10 साल बाद ना बैक टू पवेलियन गांव जाएंगे, वहां अपना चैनल होगा। ऐसे कुछ मैंने बोल दिया था बड़बोलेपन में शायद, लेकिन वो एक्चुअली पता नहीं क्या ऊपर वाले की ऐसी नियति हुई कि वो क्लॉक ऐसी घूमी, एग्जैक्ट 10 साल में मैं दिल्ली से इधर आया। आज से 2-2.5 साल पहले की बात है ये। और चलो 10 साल पहले नहीं, लेकिन मतलब 10 साल बाद नहीं, 12 साल बाद अपना चैनल होने वाला है। कोई बात नहीं, आपको बहुत सारी बधाई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। 2008 में आपकी शुरुआत हुई, नौकरी मिलना स्टार्ट हुआ, लेकिन जो पहली तनख्वाह थी वो जब मिली, कैसा एहसास हुआ आपको? नहीं, वो एक्चुअली बहुत अलग चीज़ होती है, बिकॉज मेरे को ध्यान है जब मैं रेडियो के लिए अपने फादर साहब को मैंने बोला घर पे, तो होता ये है 2006-07 में जब आप ये बातें बोल रहे होते हो, पहाड़ में लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो उनको लगा यार ये पता नहीं किस फील्ड में जा रहा है, क्या होगा, मगर जब मैं करने लगा और पहली तनख्वाह हाथ में आई, मुझे एग्जैक्ट ध्यान है 8,460 रुपए, ये 2008 में मुझे पहली दफ़ा जब मिले, तो उसकी देखिए खुशी तो होती है। हालांकि जब वो सेकेंड और थर्ड, जब मेरे को ध्यान है 3 सैलरीज आ गई, तब जाके घर वालों को बागेश्वर में यकीन हुआ कि अच्छा इसकी जॉब लग गई है। उनको ये लगा था इसको तो भगा देंगे, ऐसे ही बुला रखा है इसको। तो बट 3 महीने जब लगातार सैलरी आ गई, तो उनको यकीन हो गया कि अच्छा इसको रख लिया। अच्छा, आपके जो फादर हैं वो एक शिक्षक हैं, और आपके जो ग्रैंडफादर है वो आर्मी में रह चुके हैं, तो कैसा रहा माहौल शुरुआत में घर का? क्या खुश थे घर वाले? किस वक्त जब मैं वहाँ था? हाँ, जब आप पहले ज्वाइनिंग हुआ आपका। हाँ, मतलब ऑब्वियसली देखिए हर पहाड़ के व्यक्ति के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर उनकी औलाद को कोई नौकरी दे दे तो उनके लिए तो ऐसा होता है कि इनसे बेहतर कोई है नहीं। तो आई थिंक वो तो है ही, और आज भी अगर किसी को कोई जॉब देता है तो उसके माँ बाप खुशी होते हैं। तो थोड़ा सा ये था, उनको पहले लगा था बहुत दूर, कहाँ जोधपुर चले गए, तो लेकिन खुशी ऑब्वियसली होती है। हालांकि मैं उनकी हर 2-3 साल में ना खुशी खराब करते रहता हूँ। तो जब मैं जोधपुर से कानपुर आ रहा था, उन्होंने कहा ठीक तो चल रहा है, फिर कानपुर 3 साल करके जयपुर गया, उन्होंने कहा ठीक ही तो चल रहा है, फिर कलकत्ता गया, उन्होंने कहा ठीक ही तो चल रहा था। सही बात है। फिर दिल्ली से जब यहाँ आए, बोले अरे ठीक ही तो चल रहा था। और अभी भी जब मैंने तो क्या अब खुश हैं, आपकी पास में आ गया? अभी भी उन्होंने बोला, अभी ये कुछ दिनों पहले जब ये सब कुछ हुआ, पिछली कंपनी में रिजाइन किया, बोले ठीक ही तो चल रहा था। ठीक है, तो मैंने कहा आप लोग हर बार ठीक ही कहते हो, और मैं हर बार कुछ बेहतर कर जाता हूँ। अच्छा, आपको नहीं लगता आरजे बनने के बजाय आप आर्मी में होते हैं? हाँ, नहीं, ये तो मेरे को हमेशा लगता है। देखिए मैं वाकई में कह रहा हूँ, बिकॉज मेरे आसपास ना दादा नाना सब लोग फौज में थे,
और आप में से आई थिंक बहुत लोग जानते हैं, इवन दादा नाना के नाम का टैटू बनवा रखा है भगवत सिंह रंजीत सिंह साहब। So, जी जी। बचपन से इन्फ्लुएंस था, और हालांकि मेरे को वैसी आर्मी का उतना नॉलेज नहीं था, बट मेरे को हमेशा ही लगता था, मैंने जावेद अख्तर साहब का वो गाना सुना था स्वदेश से आते हैं, बिल्कुल। और मेरे को बताया गया था कि उन्होंने वो बॉर्डर पे ही जब जेपी साहब फिल्म बना रहे थे उनको ले गए थे, तो वहीं उन्होंने लिखा और अनु मलिक ने वहीं कंपोज किया था। तो मेरे को हमेशा ऐसा लगता था अगर मैं फौज में जाऊंगा ना, मैं फौज के अंदर के ना गाने लिखूंगा। तो ललित मोहन जोशी हमारे यहाँ के फौजी एक बड़े बहुत सिंगर हैं, तो वो फौजी ललित मोहन जोशी करके उनके टक टकाटक कमला, दूर बड़ी दूर, कश्मीरी बॉर्डर आ प्यारी, बड़े कमाल के गाने हैं। जी जी। तो जब वो गाते थे तो मुझे ऐसा लगता था कभी मैं भी फौज में जाऊंगा ना, मैं गाने लिखूंगा। सो एक वैसा तो था, बट फौज में हुआ नहीं एक्चुअली। अच्छा, पहले घर की जो पहचान होती थी बागेश्वर में दादाजी के नाम से हुआ करती थी, पिताजी के नाम से होने लगी बाद में, क्योंकि आपका खुद का वहाँ पर स्कूल है, तो अब पहचान किससे हो रही है? ये एक्चुअली ये आपने बहुत ही ऐसा सवाल पूछा है। इस साल जनवरी में मैं बागेश्वर गया संक्रांत पे, मकर संक्रांति उत्तरायणी बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है वहाँ। तो मतलब जब मैं वो स्टेज पे चढ़ा और मैंने कहा मेरे फादर साहब भी आज आए हुए हैं, हालांकि वहाँ सब लोग छोटे शहरों में सभी को जानते हैं, बट जब फादर साहब खड़े हुए ऑडियंस में से और उन्होंने ऐसे हाथ जोड़े सबकी तरफ, तो 4-5 दिन बाद वो मेरे को बोले फोन करके, यार कि मतलब ठीक है लोग जानते थे, लेकिन उस दिन तूने स्टेज से जब नाम लिया तो कई लोगों ने बोला अरे ये आपका लड़का था, हमें तो मालूम ही नहीं था, तो बड़ा अच्छा काम करता है देहरादून में, हम तो वीडियोस देखते हैं ये वो। तो वो माँ बाप को आई थिंक कुछ और नहीं चाहिए होती। अच्छा, आपने एक परिवार को एक चीज दिया है, लोग सोचते हैं कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो अपने माता पिता का नाम करूंगा, लेकिन उनके जिंदा रहते हुए आपने इतना बड़ा नाम कर दिया है, तो वो कैसा लगता है आपको? क्योंकि परिवार बुजुर्ग हो जाते हैं लोग, और फिर दुख होता है कि जब पिताजी थे मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आपने उससे पहले कर दिया। पता नहीं, अब मैं इसको ऐसे नहीं कहूंगा कि ये मैंने कर दिया। आई थिंक ये आपके माँ बाप जो आपको सिखाते हैं, आपके परिवार वाले आपको जैसे पालते पोसते हैं, उन्होंने एक चीज मुझे सिखाई थी, मेहनत करना। तो शायद वो मेहनत यहाँ तक ले आई। मैं ये नहीं कहूँगा कि अकेले कंट्रीब्यूशन है, भले ही हो सकता है उनको मेरे फील्ड की जानकारी ना हो, या आपके माँ बाप को आपकी फील्ड की जानकारी ना हो, लेकिन वो कोई तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ड्राइव करती हैं। तो मेरे माँ बाप से, मेरे परिवार से मुझे शायद वो संघर्ष और मेहनत करना आया, उसकी वजह से यहाँ तक आ गया। और जो भी है, अब नाम बड़ा छोटा तो क्या कहें, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो भी है मतलब ठीक है। अच्छा, मीडिया के लोगों को ज़्यादातर ये कहा जाता है कि ज़्यादा बोलते हैं, तो आपके साथ में कभी शुरुआत में ऐसा हुआ कि आपको कहा गया कि ये तो गप्पे लड़ाता है कि हम बात नहीं करेंगे इससे? आपने एक इंटरव्यू में भी कहा है ये बात। दुख होता था उस बात को सुन के? दुख होता था? नहीं, वो ऐसे होता था एक्चुअली, वो घर वाले थोड़ा कहते हैं अरे यार पहाड़ी में कहते हैं ना फसक मार रहे हैं, तो बोले यार दिन भर फसक मारता रहता है, तो बोलिए इनसे लफाजियाँ करवा लो, इस गप्पे करवा लो। तो दुख होता था कभी कि? वैसा दुख नहीं, पर मेरे को लगता था मैं ठीक ही तो बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ थोड़ी, भी कोई खराब थोड़ी बोल रहा हूँ। बट वो आई थिंक समय के साथ फिर वो, मेरे को दलाई लामा जी का मैं एग्जांपल बहुत दफा देता हूँ कि उन्होंने कहा था कि आपके पास एक मुंह और दो कान हैं, जितना बोले उसका डबल सुने। तो मैं भले ही बहुत ज्यादा बोलता हूँगा, लेकिन मैं सुनता उससे भी ज्यादा हूँ। अच्छा, जब आप पहाड़ जाते हैं, क्योंकि पहाड़ को देख के ना एक तकलीफ भी होती है, लेकिन जो पहाड़ के लोग जब आपकी तारीफ करते हैं तो आपको कैसा लगता है? नहीं देखिए, तारीफ तो हर इंसान को आई थिंक ठीक ही लगती है, बुराई तो इसमें है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो एक जिम्मेदारी का एहसास कराती है। जब मैं ये देखता हूँ कि जिस वक्त पे हम ये बातचीत कर रहे हैं, एक दिन पहले मैंने जब फेसबुक पे पोस्ट डाली, 1 लाख लोगों ने फेसबुक के ऊपर उसको देखा, 3,500 लोगों ने कमेंट करे, और इतने पॉजिटिव कमेंट्स सारे होते हैं, तो वो कहीं जिम्मेदारी का एक एहसास कराते हैं कि देखो आपसे उम्मीदें बहुत हैं लोगों की, इन उम्मीदों को तोड़िएगा मत। बिल्कुल, जिम्मेदारी का एहसास होता है एक्चुअली। अच्छा, जब आपकी ओपनिंग हो रही थी एक लास्ट चैनल की जो आपका, जिसमें आप आरजे बतौर रहे हैं, तो वहाँ पर आपने कहा कि MBBS मूवी है, उसको लेकर आपने कहा कि मैं इन्हीं की वजह से यहाँ पर आरजे बना हूँ। वो क्या कहानी है? हाँ, वो एक्चुअली ऐसा हुआ था, मैं जब बागेश्वर में था 11th के बाद मैं दिल्ली गया, मतलब 11th में फेल हो गया था, तो दिल्ली से 11th-12th मैंने करा। तो उन दिनों क्या है, वहाँ नए नए रेडियो स्टेशन स्टार्ट हुए थे, 2003-4 की बात है, दिल्ली में प्राइवेट FM। तो मामा जी के साथ में रहता था, वो ऑफिस जाते थे, उन्होंने कहा कि यार ये रेडियो सुनना, इस पे गाने वाने आते हैं दिन भर। तो मैं जब पहाड़ में था ना, मैं कुमाऊनी गाने बहुत गाता था, तो पहाड़ी गाने, तो मेरे को लगा यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है।
फिर जब 12th हुआ तो मैंने कहा बना कैसे जाए, तो उन्हीं दिनों जो है 2005 या 6 में वो मुन्ना भाई आई थी जी। तो उसमें विद्या बालन गुड मॉर्निंग मुंबई करके वो बोलती आपको थी। लग गया है। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग जी। है। और उसी टाइम एक सलाम नमस्ते करके और फिल्म आई थी प्रीति जिंटा की, जी, उसमें जी। भी वो आरजे थी, वो बाहर कहीं थी। बिल्कुल। तो जब मैंने घर वालों से कहा कि मुझे आरजे बनना है तो उन्होंने कहा ये क्या होता है। अब मैंने कहा यार इनको समझाएं कैसे। तो मुझे ध्यान है मैं वो दोनों फिल्मों की सीडी लेके और मैंने अपने लैपटॉप पे बागेश्वर में दिखाई कि ये होता है। तो एक्चुअली तब विद्या बालन से जब मैं मिला था मैंने उनको बोला था हाँ, कहीं ना आपने कहीं वो आपकी टैटू भी वजह से- दिखाया था हाँ, उसमें। मैंने कहा मैं आपकी वजह से आरजे बन गया। घर वालों को बताता कैसे कि आरजे क्या होता है। अच्छा, एक सवाल बड़ा कठिन है क्योंकि आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा ऐसा होता है जो नौकरी होती है आपकी। जी। आपको एक मेल आता है और आपको एफएम छोड़ना पड़ता है, कितना तकलीफ देने वाली वो चीज़ है, या उससे आपको और ताकत मिली है? नहीं, तकलीफ सिर्फ वैसे नहीं थी, तकलीफ सिर्फ इस बात की थी कि आप मुझसे बात कर सकते थे। बिल्कुल। क्योंकि ऑब्वियसली मैं वहाँ पे खुश नहीं था तो रेजिग्नेशन पहले मैंने दिया था। तो वो नेगोशिएट कर रहे थे वर्बली फ़ोन पे, उन्होंने पूछा क्या चाहिए, जो मैंने बात बोली उन्होंने कहा ठीक है मेल कर दो। और मेल किया तो उस चीज़ का जवाब नहीं आया, वो पिछली मेल का जवाब आ गया कि एक्सेप्ट हो गया रेजिग्नेशन। ओके। तो मैंने कहा पर आप बात तो इस मेल की कर रहे थे, आपने एक्सेप्ट, वो तो वहाँ पे मुझे थोड़ा लगा एटलीस्ट आप बात कर सकते मिसकम्युनिकेशन थे हुआ है। मुझसे। हाँ। उन्होंने बात नहीं करी और मुझे, मैं ऐसे मोमेंट पे था उस वक्त पे, मुझे लगा कि चलिए ठीक है 10 साल एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, आई थिंक उनको वो मिल चुका है जो मुझसे उनको चाहिए था। मैं उनके ब्रांड को देहरादून में अपने साथियों के साथ बिल्कुल, एस्टैब्लिश बिल्कुल। कर चुका था, शायद उनको बिल्कुल। उतना ही चाहिए था। जी जी। तो मैं अपना उठाया बोरिया बिस्तर, हमने कहा निकलो। और 2 दिन बाद मैंने अनाउंस किया कि 9 नवंबर को आऊंगा। बहुत सारे कमेंट आए जी, आपके लिए, बहुत हज़ारों बहुत की सारे, तादाद में। तो I बहुत think वो प्यार हिम्मत करते हैं ही आपको मिली। लोग, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि आप एफएम छोड़ के अब राजनीति में आने वाले हैं। उस वक्त एक्चुअली मैंने, क्योंकि अनाउंसमेंट तो अभी 9 नवंबर को मैंने उत्तराखंड दिवस पे करी है, तो जी। जब 11-12 तारीख को मैंने ये सब सोशल मीडिया पे डाला जी। तो लोगों को ऐसा लगा, क्योंकि एक आध नई पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ एंटर हो रही हैं और कुछ पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज में जानने वाले यार दोस्त और कुछ सीनियर्स हैं, तो शायद लोगों को ऐसा लगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा, आप जानते हैं देहरादून में सोशली बहुत सारी चीजें करी हमने, बिल्कुल सड़क पे बिल्कुल, उतर के बहुत जाना, ज़्यादा रेड लाइट से लेके पुलिस के बच्चों साथ को, में, पुलिस मंत्रियों के साथ में, हाँ, काफी हाँ। एक्टिविटीज करी, तो शायद लोगों को उस वजह से लगा यार कि इसका थोड़ा ही सोशली उस तरह से है, तो क्या पता कोई पार्टी इसको ऑफर न दे रही हो। हाँ, तो बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। फिर वो बोला, मैंने कहा भाई ऐसा वैसा नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहा।